कम +1 ऑनलाइन स्टूडेंट सभी बच्चों का क्लास में बहुत बहुत वेलकम है। ओके, आज मैं पहले आ गया। हाँ, भावनाओं में बह गए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं ये चला हूँ। हाँ, बस चल पड़ा। लेकिन लाइट ऑन क्यों नहीं है? लाइट तो ऑन होनी चाहिए थी। अच्छा हाँ, इससे आएगा। हाँ ये है। यार ये धुआं धुआं कहाँ से दिख रहा है यार? ना ना, ना स्कूल में बन रही थी। हाँ ना। जींद वर्ल्ड के टॉप 20 प्रदूषित शहरों में शामिल है। ये वही है जो रात में जलावे हैं टायर। ये वही है। मत देखो साला, किस मामले में आ गया जींद। जींद का पता क्या है यहाँ तो? पता है यहाँ कौन सी पढ़ाई सक्सेसफुल है? जो करावे हैं सुभाष जी। कोई डीपीपी दे में बुक लगाई, उतने क्वेश्चन कराए, वही रटा दिया, उसी में डीप यूटी आ जाता है। बच्चे खुश, माँ बाप खुश। ओके चाहिए भाई। हम नोट्स हम तो नोट्स पे बांटे बांटे, पढ़ाए पढ़ाए, एक्स्ट्रा पढ़ाए पढ़ाए। नहीं, अब सिस्टम तो ये बना दिया है कि मैं खुद हाथ से देता हूँ। हाँ बन जाएगा, अगले साल से बन जाएगा। वो बना लिया मैंने। सब नवीन के यहाँ इकट्ठा करवा रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुन, ये अगले साल से तो नवीन का इकट्ठा हो गया है। ना ना ना, आधी दूंगा एक बार। दो पार्टीशन करते हैं। आधी फीस तो आधी नोट्स, सीधी बात। हाँ हाँ, ले भाई जा। और जितने की फीस उतने का है। और सुनो, और एक और काम करूंगा। अभी स्टार्ट तो नहीं किया ना। अभी तो और भी है। कोई वो नहीं। अगर फीस पूरी नहीं है ना, नोट्स नहीं मिलेंगे भाई। हाँ हाँ, बस बस सीधी बात है। हाँ बस बस बस। ना ना ना, किसी का एडमिशन भी, वो 5,000 वाले। आज 2 बजे हुई भी, फिर वो उनको टोकना। जिनकी फीस तो थी, लेकिन वो मैंने कहा आधी तो दो कम से कम हो। पहले आधी ले लो। नहीं ऐसा ना हो पूरी चक्कर में बात जाए। ये ध्यान रखना, पूरी मत कहो अभी। पहले जब फीस आ जाओ, पहले आ जाओ। फिर उसके बाद महीने के बाद फिर टोकेंगे। ये है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ हाँ। अब करो स्टार्ट। हम्म। वेलकम +1 ऑनलाइन स्टूडेंट सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी बच्चों का क्लास में वेलकम करता हूं। सभी बच्चे मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सबको सलाम वालेकुम, सबको सत श्री अकाल। और अब आप जल्दी से जल्दी क्लासरूम के अंदर आके बैठ जाइए। हम सब जानते हैं कि अब आपके स्कूलों में टेस्ट शुरू हो चुके हैं। तो डेफिनेटली कुछ बच्चे आज क्लास में नहीं हैं, मुझे पता है। उनकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी थी। लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि हम रिकॉर्डिंग लेक्चर बाद में देख लेंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में बच्चों का पार्टिसिपेट करना जरूरी है। और अब मैं बच्चों के सामने एक बात अपनी रखता हूं कि मुझे फटाफट मुझे बताइए कि मैंने आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस करा दिया था। उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। और अगर रेजोनेंस का टॉपिक मैंने करा दिया था, तो जो आपने डीपीपी थी वो कर ली होगी रेजोनेंस की। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि कल तो अनऑफिशियल छुट्टी करनी पड़ी, तो उसमें आपने होमवर्क जरूर किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे फटाफट मुझे बताइए कि क्या आपने रेजोनेंस कर लिया कि नहीं कर लिया। और इस शनिवार को मैं डाउट क्लास लगाऊंगा और डीपीपी के डाउट्स लूंगा। तो मैंने पहले डिसाइड कर दिया है
तो सारे बच्चे अब तैयार हो जाना, मुझे बताइए कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। तो सोनिया, मानसी रानी, पारुल दुहन, सानवी, वंशिका और अरमान, सभी बच्चों को मेरा नमस्ते है, वेलकम है। और क्लास में सभी बच्चों का मैं जोरदार ढंग से स्वागत करता हूं। मुझे अपने क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, और नहीं तो मुझे इस बात का आदेश करिए कि सर गो अहेड। हाँ, सानवी का जवाब आया, कर लिया। नहीं, करना तो पड़ेगा ही। अच्छा, सानवी कह रही है कि सारे टॉपिक के हो गए थे। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सानवी कह रही है सर सारे टॉपिक के क्वेश्चन हो गए थे। अरे वाह, इसका मतलब अगर सारे टॉपिक के क्वेश्चन हो गए थे तो ये जो डीपीपी मैंने दी है ये एडवांस लेवल की डीपीपी है, ध्यान रखना इस चीज को। और अगर आप कर लिए हैं सानवी और बाकी बच्चे, तो एमएस के भी क्वेश्चन करते रहिएगा, वो भी मेरी फेवरेट बुकों में से शामिल है। उसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता केमिस्ट्री में नहीं है, आलतू फालतू घूमना ही नहीं, सीधी बात है। हाँ, क्लियर है। तो सबको गुड मॉर्निंग करते हुए अपनी बात को शुरू करते हैं, चलो। तो चलिए भाई, किसी का रिस्पांस मुझे मिल गया, किसी का नहीं मिला, कोई बात नहीं। चलिए आज विषय स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ये टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये टॉपिक आज से शुरू करते हैं। चलिए, क्या भला है, इसके बारे में बताता हूं क्या चीज होती है। भाई ये होती है, वो ये होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन एक तरीके का रेजोनेंस ही होता है, लेकिन हम इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस की कैटेगरी में रखते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस की कैटेगरी में कहते हैं, मतलब इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस में कौन कूदता है? पाई इलेक्ट्रॉन कूदता है। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय, स्पाइडरमैन बन के नहीं, समझ गए ना। लेकिन इसमें कूदम कुदाई सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स की होती है, यानी इसमें सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन कूदते हैं। आमतौर पे सिग्मा कूदता नहीं है, लेकिन यहां कूदता है। वो कैसे कूदेगा बताऊंगा आपको। इसको हम एक नाम और देते हैं, एंकीमेरिक इफेक्ट। एंकीमेरिक इफेक्ट, हम इसे एंकीमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। और इसे हम एक साइंटिस्ट के नाम पे भी जानते हैं, बेकर और नैथम, ऐसे कुछ है। नैथम का तो क्लियर नहीं है मेरे को, चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, मुझे याद नहीं रहता। बेकर नैथम इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। अब जब ये रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस की तो 6 वैरायटी थी, इसको कैसे देखेंगे, है ना। तो इसको देखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, ऐसे होता है। बस इसकी एक ही वैरायटी है, अनसैचुरेटेड कार्बन हो। कैसा कार्बन हो? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कार्बन कौन होता है? जिसके पास डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, या उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या तो sp2 हो या sp हो, और उससे एक सैचुरेटेड कार्बन जुड़ा हो, और उससे एक H जुड़ा हो, उससे एक H जुड़ा हो, उससे एक H जुड़ा हो। अनसैचुरेटेड से अगर हम जाते हैं तो सैचुरेटेड कार्बन कौन सा होता है? sp3। sp3,
ठीक है। तो अगर हम sp2 से sp3 कार्बन जोड़ दें और sp3 कार्बन के पास में एक H हो, समझे? तो कौन कौन जंप करता है? मैंने कहा ना इसमें सिग्मा और पाई कूदते हैं, तो पाई तो ये है, तो सिग्मा कौन सा है? ये CH का सिग्मा। तो CH का सिग्मा कूदे और अनसैचुरेटेड का पाई कूदे, इसी को ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो सर कैसे कूदते हैं? देखो, मतलब आप यूं समझ लो कि अगर किसी ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल में ये स्केलेटन मौजूद है, कौन सा? sp2 कार्बन से sp3 कार्बन जुड़ा हो और उससे CH बॉन्ड हो, तो वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो आप कह सकते हो कि अगर टीचर ने आपको रेजोनेंस की 6 वैरायटी बताई थी, तो ये रेजोनेंस की 7वीं वैरायटी है, मान सकते हो। लेकिन इसमें कूदम कुदाई कैसे होती है बताता हूं। इसमें कूदम कुदाई यूं होती है, सिग्मा पाई की तरफ कूदता है, यूं कूदा, और ये कूद के आगे कोई जगह नहीं है तो यहां बैठ जाएगा इसके सर पे। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? C, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, देख सकते हो, यहां आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पे सर पे बैठेगा तो एक माइनस आएगा, और माइनस का मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कई बार लिखते हैं, हम कई बार नहीं लिखते हैं। और जब सिग्मा के इलेक्ट्रॉन ही कूद गए और एक ही बॉन्ड था, तो यहां पे तो H प्लस आएगा, सीधी बात है, क्योंकि H का तो नुकसान हो गया। लेकिन आप देख सकते हो कि अब बीच में बॉन्ड गायब हो गया, और बॉन्ड गायब होने की वजह से इसका नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब आया समझ में कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, यानी बिना बॉन्ड वाला रेजोनेंस। बाकी में तो बॉन्ड होते थे, लेकिन ये बिना बॉन्ड वाला रेजोनेंस है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कह सकते हो कि बिना बॉन्ड वाला रेजोनेंस ही है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात मुझे बताओ, ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड C ही होना चाहिए। कहीं तुम C डबल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड N में भी लगा दो, उसमें नहीं लगता। ध्यान रखना, लगता है C डबल बॉन्ड C में, यानी sp2 कार्बन से sp3 और sp3 कार्बन के पास में H होना चाहिए। ठीक है। अब सुनो, मैंने आपको अगर IUPAC पढ़ाई है, तो मैंने आपको कॉमन नेम भी थोड़ा बहुत पढ़ाया है, जिसमें मैंने अल्फा बीटा गामा भी बताया था। आपको मैंने बताया था कि ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो हम इस कार्बन को अल्फा कार्बन भी कह सकते हैं, अल्फा कार्बन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और अल्फा कार्बन पे CH बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, CH बॉन्ड एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और आपको पता है कि जितने ज्यादा CH बॉन्ड होंगे, इस जैसे स्ट्रक्चर और बनेंगे, और जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यह है तो रेजोनेंस ही, तो रेजोनेंस के सारे नियम इस पे लगेंगे। तो एक ट्रिक बन गई, और वो ट्रिक आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। वो ट्रिक बन गई, ये ट्रिक ये बन गई कि भैया, ट्रिक ये बन गई कि मोर नंबर ऑफ अल्फा H, जितने ज्यादा अल्फा H होंगे, मोर स्ट्रक्चर होंगे, है ना, मोर स्ट्रक्चर होंगे। क्लियर है? और मोर स्ट्रक्चर होंगे तो इसका मतलब मोर स्टेबिलिटी होगी, मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी। तो ये ट्रिक अपनी कॉपी में लिख लो। अल्फा H जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे और बंदा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, अभी तो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं। एक चीज और देखो, आपको पता है कि I में प्लस I होता है, माइनस I होता है। M में यानी मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस में प्लस M भी होता है, माइनस M भी होता है। तो हमें समझ में आ जाता है कि प्लस M क्या करता है और माइनस M क्या करता है।
हाइपर कॉन्जुगेशन एक रेजोनेंस है। तो भाई इसे आप क्या मानोगे? इसे आप क्या मानोगे? एम की नजरों से इसको क्या मानोगे? तो आप एक बात ध्यान रखना, इसको आप यूं मान लेना कि यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, है ना, जा रहे हैं, सिग्मा जा रहा है पाई की तरफ, तो इसको आप माइनस एच मानना। ये ट्रिक याद रखना, माइनस एच मानना। एच का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। तो मैं जब कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगाऊं तो आप उसका ट्रीटमेंट कर देना क्या? ओ, माइनस एच नहीं, सॉरी, माइनस एच नहीं, वो तो जाएंगे उधर बेंजीन की तरफ जाएंगे। तो आप इसको प्लस एच लिखना, सॉरी, प्लस एच लिखना, प्लस एच, क्योंकि जब इधर से जा रहे हैं तो प्लस आएगा ना। बोल तो मैं सही रहा हूं लेकिन लिख गलत रहा था। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को आप हमेशा प्लस एच मानिएगा, ठीक है? मतलब सिग्मा यहां से जा रहा है तो प्लस ही एच होगा, सीधी बात है, सीधी बात है। तो आपको समझ लेना है, क्योंकि इससे पता क्या होगा, आपको यह अंदाजा ठीक रहेगा कि भाई इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए। तो अपने दिमाग में रखना कि भाई इसका मतलब प्लस एच होता है, ठीक है? ओके। तो बस इससे ज्यादा तो मुझे बताना भी नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये है, गिव गिव आगे है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, गिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूं, ठीक है? अपना दिमाग लगाना भाई, कैसे होगा। तो जब आपके लिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ ली तो मैं आपको बताता हूं कैसे। पहला देखो, पहला क्वेश्चन, मान लो भाई ऐसे डबल बॉन्ड हो, ऐसे, उसकी तुलना करनी हो मेरे से ऐसे, ठीक है? ओके। इसमें आपको बताना ज्यादा स्टेबल कौन है। दूसरा आपको बताना है अगर ऐसे हो, एक ये और एक ये, कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। डीपीपी में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एमएससी की बुक में मिलेंगे आपको ऐसे सवाल। तीसरा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, जैसे मान लो यहां डबल बॉन्ड कर दिया, यहां कर दिया, इसमें इन्होंने डबल बॉन्ड यहां कर दिया, इनमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है। चौथा क्वेश्चन उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि भैया ये करके ऐसे कर दिया, और इस क्वेश्चन के अंदर अगलों ने ये कर दिया, ठीक है? बोलिए इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ। पांचवें क्वेश्चन में भाई सबसे पहली बात तो ये है, ये डबल बॉन्ड कर दिया, और यहां पे तो भाई इन्होंने दो डबल बॉन्ड कर दिए, वो भी अल्टरनेट कर दिए। और क्या करूं, हाँ, छठे क्वेश्चन में, छठे क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे देखना होगा कि मैं क्या करूंगा या क्या मैं कर सकता हूं, ऐसे दे दिया, रिंग से रिंग जोड़ दी, यहां कर दिया, और इसकी तुलना इन्होंने रिंग से रिंग करी, और यहां डबल बॉन्ड करके यहां मिथाइल मिथाइल जोड़ दिया। अब आपको यह बताना है इन छह क्वेश्चनों के अंदर कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। अगर आप ये छह क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन के कर लेंगे। देखो हर जगह सी डबल बॉन्ड सी है, दिख रहा है आपको? तो ये कार्बन sp2 हो गया। और बगल में अल्फा कार्बन कौन हुआ? ये भी अल्फा कार्बन मानोगे, अगर इस तरफ जाओगे तो ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा है, ये हो गया, ये भी अल्फा हो गया। हर जगह CH3 है, तो क्या यहाँ पे अल्फा H की वैल्यू 12 हो गई कि नहीं हो गई? काउंट करो, CH3 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 CH3। इसमें आओ, इधर तो कार्बन है लेकिन इधर तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका अल्फा कार्बन ये भी हो गया, अल्फा कार्बन ये भी हो गया। इधर जाओगे तो ये अल्फा, इधर जाओगे तो ये अल्फा, तो इसके अल्फा एच कितने हो गए? 6 हो गए। और जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा एच, उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी बनेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सीधी बात है। अब यहां हो,
डबल बॉन्ड के पड़ोसी ये भी है, तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। तो इसके पास अल्फा एच कितने हो गए? 6। और इसके पास मतलब सी डबल बॉन्ड एल्कीन दिखाई दे ना आपको, तो अल्फा एच काउंट किया करो। इधर तो है नहीं, लेकिन इसके बाद में ये अल्फा एच लेना, ये नहीं लेना, ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फा एच कितने होंगे? 2। तो अगर अल्फा एच 2 होंगे तो इसमें क्या सोचना, ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद इधर आओ, अगर मैंने ये अल्फा एच लिया तो क्या होगा? अल्फा एच डबल बॉन्ड का इधर भी होगा एक, डबल बॉन्ड के बगल में ये भी एक, और ये भी अल्फा एच होगा। तो 2 यहां, 2 यहां, 3 यहां। तो अल्फा एच यहां कितने हो जाएंगे? 7। और यहां अल्फा एच कितने होंगे? यहाँ कार्बन है, तो इसके पड़ोस में तो है नहीं, तो ये कार्बन अल्फा एच होगा, ये होगा, तो CH2 अल्फा एच हो गए 4। तो निश्चित रूप से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आप समझ गए होंगे। अब जरा यहां आओ क्वेश्चन करने के लिए। इस डबल बॉन्ड के बगल में देखा जाए तो यहाँ एक एच होता है, अगर आप देखोगे तो इधर तो कुछ है नहीं, लेकिन इधर आओगे तो अल्फा एच कितने होंगे? 1 होंगे। अल्फा एच मतलब डबल बॉन्ड कार्बन के ठीक बगल में, कार्बन पे एच देख लो। और इस पे तो खैर ज्यादा है, 2, 2 4 और 3 7। तो इस पे अल्फा एच 7 है, तो इसके तो 7 नए स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इसके बेचारे के एक ही बनेगा, तो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब यहां हो, इस पे देखो तो इस पे अल्फा एच कितने होंगे? ये तो 4 हो गए। लेकिन यहां क्या दिख रहा है? यहां पे एक नहीं, 2 डबल बॉन्ड है कार्बन के। और गौर से देखो तो ये रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल। और हम सब जानते हैं कि सबसे पावरफुल इफेक्ट रेजोनेंस होता है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट सबसे वीक होता है। तो जब रेजोनेंस आ लिया तो हाइपर कंजुगेशन की तो सुननी ही नहीं है। तो इसका मतलब इसमें अल्फा एच काउंट ना करना, इसमें तो रेजोनेंस है। और जब रेजोनेंस आ गया तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो यहां अल्फा एच गिनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्फा एच तुम वहां काउंट करते हैं जहां रेजोनेंस ना हो और दोनों में ही हाइपर कंजुगेशन लग रहा हो। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पावरफुल इफेक्ट होता है आर, आर मतलब रेजोनेंस, उसके बाद होता है हाइपर कंजुगेशन, और उसके बाद है आई, इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहां आओ, यहां तो रेजोनेंस नहीं है, तो अल्फा एच डबल बॉन्ड में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो अल्फा एच कितने हो गए? ज्यादा हो गए मेरे हिसाब से, 2 4 6 8, 8 हो गए। और अगर आप यहां देखोगे अल्फा एच कितने होंगे? 2 यहां, 2 यहां। लेकिन यहां तो एक ही होगा क्योंकि मिथाइल आ लिया ना। यहाँ तो 6 होंगे अल्फा एच, तो अल्फा एच कितने हो गए? 6 हो गए। तो अल्फा एच 8 और अल्फा एच 6 में सोचना क्या, ये ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन के क्वेश्चन किए जाते हैं। और आज घर पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के करने हैं और एमएससी की बुक करनी है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन समझ लो रेजोनेंस का ही छोटा भाई है, बस इसको बिना बॉन्ड वाला रेजोनेंस कहा जाता है। और आगे से हम इसको रेजोनेंस की 7वीं वैरायटी मान लेंगे, क्योंकि 6 तो वही बताई थी। और इसका ट्रीटमेंट प्लस एच की तरफ करेंगे आगे चलते हुए, क्योंकि कई जगह पे फिर ये भी देखना पड़ता है कि रेजोनेंस अगर है और हाइपर है तो कैसा है, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने पहले बोल दिया है कि आपको इसको क्या करना है, प्लस एच की तरह ट्रीट करना है। मतलब एक ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन जो इलेक्ट्रॉन देता है, अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि इतने क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा। अब मैं आपका फीडबैक लेता हूं कि क्या आपको ये सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि नहीं आ गए। अगर दिक्कत है तो मुझे बताओ, और नहीं दिक्कत है तो भी बताओ, क्योंकि मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ा रहा हूं। बताइए, फटाफट बोलिए। सभी बच्चे एक सुर से बताओ भाई, जिससे कि, हाँ, क्लियर है ना। और बस ये ध्यान रखना कैसे लगता है। हाँ,
sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन होना चाहिए और उससे H जुड़ा होना चाहिए। और जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे और बंदा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। चलिए, हो गई बात अपनी। अब इस बात को समझाने के बाद अब मेरा अगला विषय आपको लेके आता हूं। देखो सर, अब आप क्या पढ़ाओगे? अब एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। देखो, हम कोई टॉपिक एनसीईआरटी खोल के तो बैठते नहीं है, पढ़ाएंगे सब। लेकिन अगर एनसीईआरटी से कोई टॉपिक आगे पीछे हो जाए ना, तो चिंता मत मानना। अब आपको याद है, मैंने टाटोमेरिज्म अभी तक नहीं पढ़ाई है। क्यों नहीं पढ़ाई है? क्योंकि टाटोमेरिज्म पढ़ाने के लिए मुझे ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाने जरूरी थे, अब मैंने पढ़ा दिए। तो अब मैं टाटोमेरिज्म किसी एक दिन आपको करा दूंगा। तो पढ़ाएंगे, सारा टॉपिक इधर उधर होता रहता है। आपको हम जो जो टॉपिक पढ़ाते जाएं उसके क्वेश्चन डीपीपी से और एमएससी की बुक से करते रहिएगा। यही 2 बुक हैं, ठीक है। और बस इसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। केमिस्ट्री में हर एग्जाम क्लियर करके आओगे, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो नीट हो, चाहे एडवांस हो, कुछ भी हो, चाहे केवीपीवाई हो। हर एग्जाम में आपको लगेगा कि हमने सब कुछ हमें आता है, ये मेरी गारंटी है। और ये मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने बोल रहा है। समझे भाई? और केमिस्ट्री हर चीज समझाने के लिए होती है, रट्टाफिकेशन यहां नहीं चलता है। और जो लोग केमिस्ट्री को रटने वाला सब्जेक्ट मानते हैं, उनकी आंखें मैं खोल देता हूं, और आप लोग को भी खोल दिया है। और देखा मैंने किस कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से मैं समझाता हूं। चलिए, आपको याद होगा कि एक दिन मैंने कहा था कि एरोमेटिक कौन होता है। मैंने कहा था एरोमेटिक वो होता है जो हकल्स रूल को मानता है। अब हकल्स रूल क्या होता है, अब पढ़ाता हूं। तो लिखो भैया, हेडिंग डालो HUCKEL और आगे आएगा हकल्स रूल। इस टॉपिक को मैं जानबूझ के धीमे धीमे आजकल पढ़ा रहा हूं। उसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि जब चैप्टर बड़ा अच्छा होता है ना, माई बाप चैप्टर होता है, तो उसको थोड़ा सा समझदारी के साथ में और थोड़ा जींद के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, दिल्ली के हिसाब से नहीं। तो हकल्स रूल की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। हकल्स रूल क्या कहता है बताता हूं। देखो, हकल्स रूल ने हमें 3-4 रूल दिए। वो हमें यह बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है, और कौन सा कंपाउंड हमें बताते हैं ये कि नॉन एरोमेटिक होता है। नॉन एरोमेटिक होता है। हमें हकल्स रूल ने 3 रूल दिए हैं, और तीनों रूल को मैं स्टडी कराऊंगा आपको, बताता हूं आपको क्या हो रहा है। देखो, पहला रूल ये है, ध्यान से देखिएगा। पहला रूल ये है, एरोमेटिक के लिए बंदा साइक्लिक होना चाहिए, यानी उसके स्ट्रक्चर में साइकिल रिंग होनी चाहिए। दूसरा, उसके अंदर कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस का मतलब होता है पूरी रिंग में कॉन्टिन्यू रेजोनेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ जगह हो कुछ जगह ना हो, कंटिन्यू रेजोनेंस होना चाहिए। और रेजोनेंस क्या होता है हम सब जानते हैं। तीसरा, वो जो रिंग है वो प्लेनर होनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत परेशान करता है कि कौन से रिंग प्लेनर है और कौन से रिंग प्लेनर नहीं है। क्यों? क्योंकि बोर्ड पे तो किसी का भी स्ट्रक्चर बनाओगे वो प्लेनर होता है, एक्चुअल में है कि नहीं। तो ये पॉइंट आपको तंग करेगा, लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हो। तंग करने वाले इलाज के लिए मेरे पास ट्रिक मौजूद है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा और उससे सारे पता लग जाएंगे कि भाई कौन बंदा जो है वो प्लानर है और कौन सा नहीं है। वेट करिए। और चौथा पॉइंट ये है कि उसके पास में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहां पर n की पॉसिबल वैल्यूज 0, 1, 2, 3 कुछ हो सकती
उसके पास में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है, मतलब मैं बताता हूं। अगर n की वैल्यू 0 रख दो तो ये 2 पाई आएगा। तो इसका मतलब उसके पास में या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अब 1 रख दो, या तो उसके पास में अगर 2 पाई नहीं है तो 6 पाई होना चाहिए, अब 2 रख दो तो 10 आएगा। तो अब उसके पास में 10 पाई होना चाहिए। तो अगर बंदे के पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, आ रहा समझ में, तो हम उसको एरोमेटिक बोलते हैं। और ये एरोमेटिक के लिए 4 शर्तें हैं, ये 4 शर्तें होती हैं। अगर इन 4 में से एक भी फेल हो गया तो बंदा एरोमेटिक नहीं होगा। तो सुन लो, साइक्लिक होना चाहिए, कंटिन्यूअस रेजोनेंस होना चाहिए, रिंग प्लानर होनी चाहिए, और उसके अंदर 4n+2 क्या बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब एंटी एरोमेटिक सुनो, नाम ही है एंटी एरोमेटिक, उल्टा। तो क्या है एंटी एरोमेटिक की कहानी, बताता हूं। पहला, ये भी साइक्लिक होना चाहिए, इसके अंदर भी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस रेजो होना चाहिए, रेजो मतलब रेजोनेंस होना चाहिए। तीसरा, उसके अंदर उसकी भी रिंग क्या होनी चाहिए, प्लानर होनी चाहिए। और जो चौथा पॉइंट है, बस यही अंतर आएगा, उसके पास में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और यहां पे n123 होना चाहिए। यानी अगर उसके पास में या तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, या 8 पाई है, या 12 पाई है, तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। आई बात समझ में। एक चीज और हम आपको पहले बता दें, जिससे कि वो सस्पेंस ही खत्म हो जाए। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कौन से कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा और कौन से कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होती है। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक। उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, समझे। और एंटी एरोमेटिक बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, और ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट भी नहीं करता, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट भी नहीं करता, इतना अनस्टेबल होता है। इसको बनाने के लिए 5 केल्विन का टेम्परेचर रखना पड़ेगा। 5 केल्विन पता है, लगभग 268 माइनस में डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब जाके एंटी एरोमेटिक बन सकता है। रूम टेम्परेचर पे तो ये सरवाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत अनस्टेबल होता है। आई बात समझ में। और कोई भी कंपाउंड ये नहीं चाहता है कि वो अनस्टेबल हो, मजबूरी एक अलग बात हो गई। और आपको पता है 5 केल्विन कहां का टेम्परेचर होता है, तो 5 केल्विन जो टेम्परेचर होता है वो प्लूटो का होता है। कहां का, प्लूटो का। आप लोगों ने पता होगा कि सारे ग्रह हैं, हमारी जो अर्थ है वो भी एक ग्रह है, तो प्लूटो जो है वहां का टेम्परेचर 5 केल्विन के आसपास होता है। तो अगर एंटी एरोमेटिक को जिंदा रखना है तो आपको प्लूटो ग्रह में भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कई बार मजाक में कहता भी हूं कि एंटी एरोमेटिक इस धरती के निवासी नहीं है, प्लूटो के हैं। और इनके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 पाई। इसका मतलब ध्यान रखना कि जिसके पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी 4 पाई उठा के प्लूटो भागेगा, 4 पाई उठा के प्लूटो भागेगा, वो इस धरती का निवासी ही नहीं है। इसलिए बंदा एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है, इस धरती का निवासी नहीं है। और एक बात और सुन लो, 3 पॉइंट मिल रहे हैं, चौथा ही अलग है, ध्यान रखना, ओके। और अगर बंदा एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो नॉन एरोमेटिक होगा। इसलिए नॉन एरोमेटिक के लिए कोई रूल नहीं है।
अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो फिर यही होगा, नॉन एरोमेटिक। लेकिन नॉन एरोमेटिक कम से कम इस धरती का निवासी होता है। तो एंटी एरोमेटिक हमेशा ये चाहेगा कि मैं कम से कम इस धरती का निवासी हो जाऊं, क्योंकि इस धरती पे बहुत कुछ खाने पीने को मिलता है। चाउमीन मिलती है, बर्गर मिलता है, समोसे मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है, इसको बड़ा अच्छा लगता है। और प्लूटो पे जाएगा तो वहां क्या है, बर्फ ही बर्फ है, खाए जाओ बर्फ, बर्फ के है, वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो जहां इंसान रहते हैं वहां बड़ी टेस्टी टेस्टी ओए होए होए बड़ा मजेदार फूड मिलता है। तो इसलिए एंटी एरोमेटिक कोशिश करेगा कि कम से कम वो एंटी एरोमेटिक ना बने। अब मजबूरी की बात अलग है, तो वो कम से कम कोशिश करता है कि नॉन एरोमेटिक बन जाए, और नॉन एरोमेटिक में कम से कम धरती का निवासी होगा और उसको बर्गर पेस्ट सब चीजें खाने को मिलेंगी। आई बात समझ में? तो मुझे उम्मीद है कि आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। और अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा शानदार जानदार तरीके से, ट्रिकी क्वेश्चन से। मेरी क्लास में आप पढ़ रहे हो या आप सब जानते हो, तो मुझे बताओ क्या थ्योरी हकल्स रूल की समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बोलिए, जल्दी बोलिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जल्दी बोलो, फटाफट रिस्पॉन्स दे दो, जिससे कि मैं फिर आगे अपनी कहानी सुनाऊं आपको और अपनी बात को सुन। तो सभी ने कह दिया, कार्तिक सोनिया है कि भाई सर क्लियर है, और बाकी बच्चों का अभी तक तो मैसेज आया नहीं, इसका मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं है। अम्मा थोड़ा सा लिख दिया करो यार, है बर्गर की बात कर रहा हूँ, समोसे की बात कर रहा हूँ, मजा आ जाता है, तो ये कम से कम इसी बहाने लिख दिया करो यार, है। मानसी रानी क्लियर। चलो ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन कराने शुरू करता हूं। देखो, सबसे पहले एक बात मैं आपको क्वेश्चन जो कराऊंगा, अब तैयार हो जाओ, ठीक है। क्वेश्चन कल भी कराऊंगा, लेकिन पहले हल्के फुल्के क्वेश्चन कराता हूं। सबसे पहले हर कोई जानता है कि बेंजीन जो होती है वो एरोमेटिक होती है। अब मैं दिखाता हूं कि बेंजीन एरोमेटिक कैसे है। साइक्लिक है, कंटिन्यू रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कहीं रुकावट है नहीं है। तीसरा, रिंग प्लानर है। ओ माय गॉड, अब रिंग प्लानर है, तब क्या करें भाई, है कि नहीं? तो मेरे पास एक ट्रिक है, वो सुन लो पहले। देखो मेरी ट्रिक ये है कि अगर रिंग में 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, 5 मेंबर रिंग हो, उसके बारे में सोचना ही नहीं, वो रिंग हमेशा प्लानर हो। 3 मेंबर रिंग को, 4 मेंबर रिंग को, 4 मेंबर रिंग को, 5 मेंबर रिंग को हमेशा प्लानर मानना, प्लानर, सोचना ही नहीं। लेकिन ये तो 6 है। 6 और 7 के लिए प्लानैरिटी कैसे डिसाइड की जाती है? अगर वहां हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है, या जो भी एलिमेंट है sp2 है, तो प्लानर होगी। और अगर कहीं sp3 हो गया तो प्लानर नहीं होगी। ये 6 और 7 की होती है। 8 की रिंग क्या करेगी? 8 की रिंग जो है बड़ी चालाक है, बहुत ही श्रूड है। इसमें क्या होता है, बड़े फायदे की चीज होती है, पता क्या है? 8 की रिंग, 8 की रिंग अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो प्लानर हो भी सकती है, और वो प्लानर नहीं भी हो सकती है, नॉन प्लानर भी हो सकती है। ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। 8 की रिंग प्लानर हो भी सकती है, नॉन प्लानर भी हो सकती है। कैसे? बड़ी चालाक है, सबसे चालाक रिंग मैं इसको मानता हूं 8 वाली। अगर उसको लगता है कि एरोमेटिक बनूंगी तो प्लानर हो जाती है, और अगर उसको लगता है कि मैं एंटी एरोमेटिक बन जाऊंगी प्लानर होने से, तो अपना प्लेन चेंज करके नॉन प्लानर हो जाती है, और कम से कम वो नॉन एरोमेटिक हो जाती है। तो वो कम से कम इस धरती का निवासी हो जाती है। तो 8 की रिंग में sp2 वाली ट्रिक ऐसे नहीं चलती। sp2 होने के बावजूद भी प्लानर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। चलाक है, फायदा तो इधर और नहीं तो उधर, समझे भाई? 8, लेकिन 8 के बाद
9 से 12 तक की जितनी भी रिंग है बनेंगी। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन आते नहीं है, इवन आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन यहीं तक में सारे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवांस लेवल की नॉलेज दे रहा हूं कि अगर 9 से 12 की रिंग आती है तो उसमें तो sp2 हो और चाहे ना हो, चालाक नहीं है, नॉन प्लेनर होते हैं। और जो चीज नॉन प्लेनर है, ना वो एरोमेटिक होगी और ना वो एंटी एरोमेटिक होगी, वो नॉन एरोमेटिक होगी। तो 8 से 12 नहीं, सॉरी, 9 से 12 में तो सोचना ही नहीं है। और 12 के बाद यानी 13 से वही चालाकी फिर शुरू हो जाती है, यानी उसमें 8 वाली ट्रिक लग जाएगी। 8 वाली ट्रिक लग जाएगी। 9 कितने के बाद? 13 के बाद। 13 से मतलब 13 से 13, 14, 15, 16 की रिंग है ना, तो वो 8 वाली ट्रिक लग जाएगी। फायदा है तो एरोमेटिक और नहीं तो नॉन एरोमेटिक, या वो नॉन प्लेनर। अब मैं एक बार ट्रिक कंक्लूड कर दूं। अगर 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 की हो तो रिंग हमेशा प्लेनर होगी। छठे सातवें में विनोद सर की क्या ट्रिक है? हर एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर sp2 है तो प्लेनर है, और अगर sp3 आ गया तो नॉन प्लेनर है। 8 की रिंग चालाक है। sp2 होने के बाद प्लेनर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, चालाक है। फायदा है तो प्लेनर, नहीं है तो नॉन प्लेनर। 9 से 12 वाली रिंग में कोई चालाकी नहीं, नॉन प्लेनर। और 12 के बाद जितनी भी रिंग बनती हैं, समझे, 13 मेंबर रिंग, 14 मेंबर रिंग, इतनी बड़ी रिंग तो खैर कौन पूछ रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं, फिर उसमें 8 वाली ट्रिक चलती है। अब ये इतनी शानदार ट्रिक है, ये साला कोई भी क्वेश्चन आ जाए और कितना बड़ा आ जाए, यूं हलवा बन जाता है। अब दिखाता हूं आपको कैसे। देखो, साइक्लिक दिख रहा है, कंटिन्यू रेजोनेंस दिख रहा है, प्लानर का प्रॉब्लम आएगा। 6 की रिंग है तो 6 के लिए क्या बोला था? sp2। जहां डबल बॉन्ड होता है, हम सब जानते हैं वो sp2 होता है। sp2 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 sp2, केमिकल बॉन्डिंग जिसने पढ़ी है उसको पता है sp2। तो यानी रिंग प्लानर हो गई। अब चौथा रूल क्या है? इसके पास में 4n पाई नहीं, 4n+2 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसमें देखो पाई बॉन्ड हैं कितने? 3। और जब पाई बॉन्ड 3 है, अगर पाई बॉन्ड 3 है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। 6 इलेक्ट्रॉन पाई के हो गए। और 6 इलेक्ट्रॉन पाई किसको फार्मूले को फॉलो कर रहा है? 4n पाई को कर रहा है या 4n+2 को कर रहा है? आई थिंक 4n+2 को कर रहा है। और 4n+2 को जो करता है वो हम सब जानते हैं कि वो एरोमेटिक होता है। इसीलिए बेंजीन की रिंग को एरोमेटिक माना जाता है, और एरोमेटिक बहुत स्टेबल होता है, इसीलिए बेंजीन की रिंग अपने आप में काफी स्टेबल रिंग मानी जाती है। तो बताओ, ये मैंने पहला क्वेश्चन कराया। ठीक है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने बाकी हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, ये पहला बेसिक क्वेश्चन कराया, क्या क्लियर है आपको? बोलो भाई। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता दिया है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक है जतिन, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक का उल्टा है। तो जब एरोमेटिक स्टेबल है तो एंटी एरोमेटिक उतनी अनस्टेबल है, और इतना अनस्टेबल है कि इस धरती का निवासी नहीं है, प्लूटो का है। समझे? तो वो क्या कारण थे मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, और उस रिस्पॉन्स से मुझे पता लग रहा है कि इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है। चलिए, कुछ और सवाल आपको हल्के पहले शुरुआत में कराते हैं। मान लो ये कंपाउंड, दो डबल बॉन्ड है, बोले बताओ ये क्या चीज है? तो साइक्लिक है। उसके बाद में अगर देखो तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है। हाँ है, बिल्कुल है, कौन मना कर रहा है? कंटिन्यू रेजोनेंस है। 4 की रिंग मेरी ट्रिक है प्लानर, सोचना ही नहीं। अब बताओ इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं? 4, नहीं सॉरी, पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 पाई डबल। और 4 पाई जिसके पास होता है उसको प्लूटो भगा दो, यानी ये कंपाउंड कौन है? एंटी एरोमेटिक है। तो देख लो, ये एंटी एरोमेटिक है, ये इस धरती का निवासी नहीं है। इसको अगर बनाना है तो प्लूटो में इसको 4 पाई लेके पहुंच जाओ। अब आगे आओ। अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन दे दूं, 5 की रिंग कर दूं और यहां डबल बॉन्ड कर दूं और इस जगह पे प्लस कर दूं, और आपसे पूछूं बताओ ये क्या है? तो साइक्लिक है।
बिल्कुल है। रेजोनेंस कंटिन्यू, रेजोनेंस होना तो चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। डबल सिंगल प्लस यहां तक तो है, लेकिन आगे क्या है? प्लस सिंगल सिंगल सिंगल, तो ये तो रेजोनेंस नहीं है। पूरी में रिंग नहीं, मतलब देखा जाए तो रेजोनेंस बस यहीं तक है, पूरी रिंग में थोड़ी ना है। तो कंटिन्यू रेजोनेंस नहीं है। तो अगर कंटिन्यू रेजोनेंस नहीं है, तो ना तो ये एरोमेटिक है और ना ही ये एंटी एरोमेटिक है, लेकिन इस धरती का निवासी है, और हम इसको क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक कहेंगे। लीजिए, मैंने हर एक का एक एक क्वेश्चन कम से कम करा दिया, और इससे अब आपको पता लग गया है कि सर क्या बात करना चाहते हैं। क्या यहां तक मुझे रिस्पॉन्स करिए कि अगले दो क्वेश्चन भी समझ में आपको आए कि नहीं आए, कि एक एंटी एरोमेटिक कैसे है और दूसरा नॉन एरोमेटिक कैसे है, मुझे बताइए। तो ये जो ट्रिक मैंने लिखी है, ये बड़ी ही शानदार, जानदार, मजेदार, मसालेदार ट्रिक है, और बहुत, है ना? मैंने तो कितनी कहां तक देखो जवाब दे दिया। 13 से आगे की भी रिंग हो, तो चाहे कितनी भी कठिन बुक करो, ठीक है, उसमें कितने कठिन क्वेश्चन हो जाए, अपने तो सब बता दिया है। तो इसलिए बड़े आराम से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो और जान सकते हो। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो भैया, सावधान जानदार, है ना? अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चनों की तरफ लिए चलता हूं, और अगर मैं क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं तो मैं आपको ले चलता हूं, देखो ऐसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखो। इस कंपाउंड का नाम, थोड़ा सा यार एरोमेटिक में थोड़ा सा याद रखो, है ना? वो ये है, इस कंपाउंड का नाम होता है फ्यूरॉन। थोड़ा सा नाम, कॉमन नेम याद रखो, फ्यूरॉन। इस कंपाउंड को बोलते हैं फ्यूरॉन। पूछेंगे बताओ ये क्या है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या एंटी एरोमेटिक है? चेक करो। पहले तो मैं ये बता दूं, आप पहले ये देखो, इसके अंदर अगर देखा जाए साइक्लिक है, कंटिन्यू रेजोनेंस है, लोन पेयर, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, नहीं, डबल सिंगल लोन पेयर, कहीं रुकावट नहीं, कंटिन्यू रेजोनेंस है। जिसको रेजोनेंस के फंडे क्लियर है वो फटाफट समझ जाएगा। तीसरा प्लानर, 5 की रिंग है, सोचना ही नहीं प्लानर होगी, ये ट्रिक आपको दे ही रखी है। अब आता है पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने काउंट करें। तो पहले तो मैं ये बता दूं, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल होते हैं तो उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, लेकिन रेजोनेंस में एक ही शामिल होता है। तो मैं एक लोन पेयर को पाई मानूंगा और एक लोन पेयर को पाई नहीं मानूंगा, क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं है। तो मुझे ये बताइए, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? दो यहां से आए, दो यहां से आए, और यहां से भी दो ही आए, चार नहीं आए। तो इसका मतलब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए ये बंदा एरोमेटिक है। क्या बच्चों को ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मैंने समझाया? क्या क्लियर हुआ या नहीं भैया? फटाफट बताओ। उसके बाद फिर मैं एक कंपाउंड और इंट्रोड्यूस करूंगा, जिस कंपाउंड को मैं पायरिडीन कहता हूं। ये पायरिडीन हो गया, और पायराडीन अगर हो गया है तो इसका नाम लिख देता हूं पायराडीन। और अगर पायराडीन हो गया है तो मैं देखूंगा, है ना? हाँ, जतिन कह रहा है सर आपके ट्रिक सबसे मजेदार और वो होते हैं, है ना भाई? हाँ, तो मैं तो केमिस्ट्री को हलवा बना देता हूँ, जमा हलवा। बस बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। अब कोई नहीं पढ़ेगा तो उसका क्या इलाज है भाई, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर उसको मैं यही कहता हूँ कि 2 बजे वाले बैच में आ जाओ भाई, उसमें जमा यूटी लेवल का, बोर्ड लेवल का पढ़ाता हूँ, उसी को कर देना। जिससे कि भैया कोई मेरी शिकायत ना करे, नहीं तो बाद में कहो, "ए, यार उस मास्टर को तो पढ़ाने नहीं आता, उसकी बातें हमें नहीं समझ में आती थी।" अबे समझ में कैसे आएगी? उस लेवल तक तुम्हारा मेंटल लेवल होगा तब तो समझ में आएगी, है? जैसे आईआईटी हर टीचर पढ़ा नहीं सकता, तो आईआईटी हर बच्चा पढ़ भी नहीं सकता, सीधी बात है। दोनों दोनों सबके लिए अप्लाई होता है। तो इसीलिए हम बिल्कुल बैच को सेपरेट कर देते हैं कि भैया ये बैच ऐसा है, ये बैच ऐसा है, ये है भाई, अब पढ़ना है। ठीक है, सच्ची बोलनी, सुखी रहनी, है ना? झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होता है कि, और झूठ आज तक 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, बोले ही नहीं, तो अब क्या बोलेंगे यार? अब तो कैरियर के एंड में जा रहे हैं, देखते हैं 3-4 साल और पढ़ाएंगे, बस। और क्या है, फिर जिंदगी के मजे भी लेने हैं यार, है ना? तो
क्या जीवन भर पढ़ाते रह जाएंगे? ऐसा थोड़ी ना होगा, लेकिन हाँ 4-5 साल तक कभी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के तो नदियां बढ़िया से पार कराएंगे, लेकिन मतलब ये है कि भाई काम करेंगे जब तक एनर्जी होगी। फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। जब वो थके मांदे बोल रहे हैं, बोले नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, नॉलेज ही खत्म हो गई, उस दिन खत्म। ठीक है? तो ये बात है, तो इसलिए ध्यान रखना। और मेरे केमिस्ट्री में हर एक पॉइंट पे मेरा रिसर्च है, हर एक पॉइंट पे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको ट्रिक क्या मैं यहां दे रहा हूं, जब से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तब से दे रहा हूं, और सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं। अब बताओ मैंने कहां तक रिंग दे दी। कितने मुश्किल क्वेश्चन ले आओ एंटी एरोमेटिक में, 16-16 मेंबर्ड रिंग यूं बड़ी बना दो, डर जाए बंदा। वे दिक्कत क्या है, सबकी ट्रिक पता है अपने को। जो पॉइंट परेशान करता था वही ट्रिक बना दी। बाकी जो सिंपल, अब ये कंपाउंड साइक्लिक है, इसमें क्या ट्रिक बनाना, दिख ही रहा है ये साइक्लिक है। लाइनर वाली पॉइंट को एक्सप्लेन करता है, समझे भाई? तो ये बात है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पायरिडीन है, ठीक है, सब कुछ है इसमें। मतलब आप मान के चलो साइक्लिक है, कंटिन्यू रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल या जो भी है, लोन पेयर जैसा भी आपको दिख रहा है। और इसमें अगर 6 की रिंग है ना, तो 6 की रिंग में sp2 तो आप देख लोगे हर जगह sp2 ही मिलेगा आपको, वो भी दिक्कत नहीं। मुझे ये सारे बच्चे बताओ, इसमें मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने काउंट करूं? अब देखते हैं मेरी पिछली पढ़ाई हुई चीज आपको कितनी याद है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब आपने यही गड़बड़ कर दी कि ये 4 पाई आ गया तो प्लूटो पहुंचा दो, और 4n+2 आया, 4 पाई की नहीं मिली, तो इसका मतलब उसको धरती पर रख लो, सीधी बात है। बताओ, माधव मिड्डा का जवाब आ गया। अब देखता हूं कि अब आप, मैं ये देखना चाहता हूं, ये लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर था, इसीलिए मैंने रेजोनेंस को 3 दिन पढ़ाया था और बेहतरीन पढ़ाया था, समझे भाई? हाँ बोलो। तो मुझे एक बात बताओ, हाँ अब देखो, सानवी कह रही है 7 पाई इलेक्ट्रॉन है। सानवी का तो गलत है, माधव मिड्डा का सही है। माधव मिड्डा का क्या, ये नहीं बताऊंगा, लेकिन जो लिखा उसने सही लिखा है। बाकी बोलो भाई, बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं बताओ मेरे को, है ना? और मैं कल इसके सुपर डुपर क्वेश्चन कराऊंगा, सुपर डुपर। आज तो भी सिंपल वाले हैं, है ना, जी मेंस लेवल तक के, एडवांस लेवल के कल करवा दूंगा आपको। मतलब नीट में तो इस तरह के आते हैं। हाँ जतिन के बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे भाई, ये लोन पेयर अब रेजोनेंस में शामिल नहीं है। आपको को सर ये क्यों? और यहां तो आपने काउंट किया था, बताया नहीं था? एक जगह से दो वैरायटी के रेजोनेंस नहीं होते, पाई बॉन्ड वाला होता है, दूसरा वाला नहीं होता है। तो इसमें ये तो रेजोनेंस है, ये नहीं है। तो इसमें पाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं है। तो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है, 6 पाई। और अगर बंदा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम एरोमेटिक कहेंगे। और वहीं तुम 8 कर दोगे तो हो गया काम, फिर तो ये प्लूटो चला जाएगा। अब आपको देखना आपको क्या करना है। ठीक है भाई, तो ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक है, पायरिडीन हो गया। आया समझ में? तो अब लेकिन अब वहीं पे है, देखो अगर ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ एन, तो एक काम करना, चाहे मेरे डीपीपी में हो और चाहे एमएससी की बुक में हो, जितने क्वेश्चन कर सको, सारे तो नहीं हो पाएंगे, थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन सिंपल सिंपल वाले हो जाएंगे। तो ट्राई करना है इसके क्वेश्चन, है ना? आज हाइपर के करना, वो तो सारे हो जाएंगे। और दूसरे इसके करना, इसके कुछ नहीं होंगे, वो कल पढ़ने के बाद करना, फिर देखते हैं कितनी आपकी प्रॉब्लम आती है। ये देखो, अब ये है, इसमें 5 की रिंग है, प्लानर है, और उसके बाद में क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये हो गया ना सारी बातें। तो इसमें इसमें लोन पेयर उसमें एन पे है और यहां भी है, लेकिन यहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, और यहां पे है, यहां पे है, देखो समझ गए ना, क्योंकि एक जगह से दो वैरायटी नहीं है। तो इसीलिए मैंने रेजोनेंस को बड़े अच्छे से पढ़ा दिया था। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहां से आए, 2 यहां से आए, 2 ये आए, तो 6 हो गए। और 6 हो गया तो ये एरोमेटिक हो गया। और बाकी बाकी रूल लगा के देख लो तो अप्लाई हो ही रहा है। क्यों? 5 की रिंग है, सोचने नहीं, प्लानर है ना? और 5 की रिंग प्लानर है। और दूसरी बात क्या बोला था मैंने? दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि भाई कंटिन्यू रेजोनेंस है, चेक करो, है साइक्लिक है। तो आपको बाकी रूल मिल जाएंगे, बस यही पॉइंट मैंने बता दिया। तो अब आपके सिंपल सिंपल जितने भी क्वेश्चन हैं वो आराम से आप कर लोगे,
एरोमेटिक के हों, चाहे एंटी एरोमेटिक के हों, चाहे नॉन एरोमेटिक हो, मतलब एक रिंग वाले तो कर लोगे। लेकिन 2 रिंग हो, 3 रिंग हो, कैसे करेंगे, क्या ट्रिक है, उसमें 1-2 पॉइंट और मैं ट्रिकी पॉइंट आपको बताऊंगा, फिर आप कर लोगे। आज आप एक एक रिंग वाले क्वेश्चन निपटा लेना, समझे। अब जैसे मान लो इधर देखो, जैसे एक क्वेश्चन लास्ट में करा रहे हैं, बाकी फिर कल कराएंगे। देखो ऐसे है, मान लो यहां डबल बॉन्ड और यहां माइनस कर दिया। बोले ये बताओ क्या है, तो मैंने खट से इसका नाम पहले लिख देता हूं, एंटी एरोमेटिक। क्यों, बता रहा हूं आपको एंटी एरोमेटिक क्यों लिख रहा हूं। पहले बताओ साइक्लिक है, कंटिन्यू रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल डबल डबल सिंगल लोन पेयर तो है, कहीं रुकावट नहीं है। अच्छा, तीसरा प्लानर, 3 की रिंग तो होती है प्लानर है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अब ये लोन पेयर रेजोनेंस में है तो काउंट करने पड़ेंगे। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से आएंगे, 2 यहां से आएंगे, तो 4 पाई हो गई ना, तो प्लूटो भेजो इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर वहीं पे ऐसा हो, कुछ ऐसा हो, ये हो जाए माइनस की जगह प्लस हो जाए, तो यही बंदा एरोमेटिक हो जाएगा। आपको कैसे दिखा देता हूं, आपको कैसे दिखा देता हूं। बाकी सारे रूल हैं। अब कंटिन्यू रेजोनेंस है, साइक्लिक है, प्लानर है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यही हुआ है ना, प्लस में तो कुछ होता ही नहीं। प्लस में क्या होता है, माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक। 4 पाई को एंटी एरोमेटिक। आया समझ में। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एरोमेटिक आयनिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। और हां, जो एरोमेटिक आयनिक होते हैं उनको हम एक नाम और देते हैं, क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक। तो अगर कहीं ये शब्द लिखा हो अच्छी बुक्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वासी एरोमेटिक, यानी वहां पे एरोमेटिक भी चेक करो और उसका आयनिक नेचर भी होना चाहिए, यानी वहां प्लस माइनस होने चाहिए, समझे। तो ये बात है। अब वो चालाक रिंग कौन सी है, 8 वाली, ये सब ये क्वेश्चन हम कल कराएंगे। अभी टाइम 1 घंटा हो चुका है और अब अगले बैच का टाइम सेट हो रहा है, इसमें जल्दबाजी में अच्छे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सामान्य क्वेश्चन सारे करा दिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। जितना मैंने होमवर्क दिया है जरूर उसको पूरा कर लेना, नहीं तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। आई बात समझ में। तो कल मुझे बताइए कि कितना